सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आइनी तरमीम को लेकर जो मुकाबला शुरू हुआ था वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही बाकी मामलात की तरह फ़िलहाल रास्ते में रह गया है। हुकूमत ने स्मार्ट प्ले करने की लाख कोशिशें की और अपोजिशन ने भी मौलाना का दर न छोड़ा। मुलाकातों पर मुलाकातें हुई, मिन्नतें तरले हुए, लेकिन हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में नाकाम रही और मौलाना ने आइनी तरमीमी मुसवदा मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मौलाना ने प्रिंसिपल स्टांस लिया और तहरीक इंसाफ और मौलाना एक पेज पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना के तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव क्या हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा? और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो मुश्तरका एलामिया है वो भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आइन में तरमीम पार्लिमान का इख्तियार है, लेकिन आइन के जो बुनियादी खदोखाल हैं उससे मुतसादिम तरामीम नहीं होनी चाहिए। आइनी तरमीम पर वकला से मुशावरत की जाएगी, जिसके जवाब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वकला की तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने रखूंगा। और वज़ीर कानून का ये भी कहना था कि जुडिशल पैकेज आम आदमी के लिए इंसाफ की कोशिश यकीनी बनाना है। इसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि जी आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुसवदे का कोई इल्म ही नहीं है और ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि हुकूमत सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने भी बयान दिया है कि आइनी तरमीम किसी फ़र्द या शख्स के ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं की जा रही। अच्छा, शर्जील इनाम मेमन उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और कहा कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइनी तरमीम पर एनआरओ मांग रहे हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत से डील करना चाहती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो लाहौर का जलसा है उसके हवाले से एक तरफ संगीन इल्ज़ामात और फिर दूसरी तरफ जलसे के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं। क्या हुकूमत अब ये जलसे की इजाज़त देगी? और आज मज़ीद जो PTI के 12 हैं कारकुनान हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और चेयरमैन PTI जो हैं उनका वीडियो बयान भी सामने आया है कि लाहौर जलसे में अवाम पाकिस्तान और PTI का झंडा लेकर आएँ। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से मैं ज्वाइन करें शौकत बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कौसर साहब, आप लोग इनको इजाज़त देंगे नहीं देंगे इस पर हम आते हैं, पहले ज़रा उनसे पूछ लेंगे क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा। बसरा साहब, मिली जुली खबरें आ रही हैं कि पता नहीं जलसे की तारीख आगे जा रही है, आपकी पार्टी में भी दो तरह की राय है। अब ये क्या जो जलसे की आपने तारीख दी है ये होने जा रहा है, क्या हर हाल में होगा? अच्छा, जो मिली जुली खबरें हैं, जो प्रोपेगेंडा है, जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये उनकी तरफ से आ रही है जो हमें पकड़ दकड़ कर रहे हैं, जो हमारे घरों पे रेड कर रहे हैं, जो हमें जेलों में बंद कर रहे हैं, जो हमें जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। ये जो फार्म 47 की हुकूमत है पंजाब में, आपको पता है मरियम सफदर साहब हारी हुई हैं और उनको पता है कि अगर ये जलसा जुलूस करेंगे, सड़कों पर आएंगे तो ज़ाहिर जल्द हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और वैसे भी ख़त्म होनी है। अब तो इंशाल्लाह काम करीब आ गया है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर फ़िज़ा जलसा होगा। ये हमें कोई NOC नहीं दे रहे। और दूसरी बताऊँ, NOC वैसे हमें मिल गया है और वो NOC हमें मिला है अडयाला जेल से। कैदी नंबर 804 ने हमें NOC दे दिया है। उन्होंने कहा जलसा होना है तो फिर होना है। तो अगर हमें ये मीनारे पाकिस्तान पे नहीं जाने देंगे तो आप ये देखिएगा कि लाहौर की हर सड़क पर जलसा हो रहा होगा, हर सड़क पे जुलूस होंगे और इसी तरह पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमें रोकेंगे वहाँ पर हमारे काफिले अपना जलसा जुलूस करेंगे। और अभी से सूरत लाहौर से ये है कि अगर आप अपने किसी नुमाइंदों को ले लें तो हमारे बहुत सारे लोग अभी जेलों में जा चुके हैं और वकला जेलों में चले गए हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोगों घरों पर रेड हो रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। और सबसे बढ़कर हालत ये है कि ये जो कठपुतली हुकूमत है और ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, जो जाहिर है बैसाखियों पर है और जिनने मुसल्लत किया है, उन्होंने पहले इनको कह दिया है कि आपका आईनी तरामीम तो आपसे पास नहीं हुई, 2 महीने आपके पास हैं, अगर वो तरामीम पास कर लें और तहरीक इंसाफ को बंदोबस्त कर लें तो ठीक है, वरना जाहिर है आप लोगों ने घर जाना है। तो आगे से उन्होंने ये जवाब दिया है कि नौकर की तो नखरा की जनाब, हमें पता है आपकी वजह से हम हैं, अगर हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जलसा करेंगे, ये हम पे तशद्दुद करें, ये टीयर गैस फेंकें, ये सीधी सीधी गोलियां मारें।
हमारा पैगाम अमन का होगा, मोहब्बत का होगा, और हमारा ये आईनी कानूनी जमहूरी हक है कि हम लोग जलसा करें, जुलूस करें, हम लॉन्ग मार्च करें, हम लोग धरना दें। तो मेरे ख्याल में इनको जो, वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर ये कोई फसाद ही कायम करना चाहते हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले, वैसे तो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, इंतशार पसंद हैं, दूसरी तरफ इनके स्पीकर और इनके लोग पांव पकड़ रहे हैं, आईनी तरमीम में सपोर्ट करें। तो मैं काज़मी साहब को एक मुफ्त मशवरा दे देता हूं, आप माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें, हमें एनओसी दें ताकि हम लोग जलसा करें। और हम वादा करते हैं आपके साथ, जिस तरह इस्लामाबाद में एक पत्ता तक नहीं टूटा था, गमला तक नहीं टूटा था, आप लोगों ने कंटेनर लगा दिए, आप लोगों ने हर रास्ता रोक दिया, उसके बाद जब जलसा खत्म हुआ आपने जनाब हम पे शेलिंग कर दी, आपने टीयर गैस कर दी, FIR दे दी। लेकिन मैं फिर कहूं काज़मी साहब, रोक सको तो रोक लो, जलसा तो होगा। पहले आप लोग कहते रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, फिर वो क्या तब्दीली थी? तो आई ना, क्या अडियाला जेल में चली गई तब्दीली? वो जिन्होंने गाना गाया था वो किधर है आजकल? वो गवर्नर साहब ने गाया था ना गाना, उस टाइम के गवर्नर साहब, वो किधर है? डॉक्टर डंडी नहीं मारे, वो सुनो मेरी बात। अच्छा, काज़मी साहब से पूछ लेते हैं, बसरा भाई काज़मी साहब से पूछ लेते हैं, 1 मिनट। फिजा, मैं काज़मी साहब, उन्होंने मशवरा आपको तो दिया, आपको कबूल है? वैसे वो फिजा बड़ी जबरदस्त बातें की हैं बसरा साहब ने। अच्छा। और एक तरह का जलसे का ऐलान तो उन्होंने कर दिया। इनके कहने का मकसद ये था कि हमें NOC मिलता है नहीं मिलता, हमने चढ़ाई कर देनी है, ठीक है जी। बाद में अमन का दर्श भी उन्होंने दिया। मैं हवाला दूंगा बार बार, क्योंकि जो खान साहब के सुनने वाले लोग हैं ना, जो उनके चाहने वाले हैं, हाँ जो भी हैं, उनको खान साहब ने हमेशा यूरोप की मिसालें दी हैं, बरतानिया की बिलखसूस। बरतानिया के अंदर क्या होता है, हमने मुजाहरे भी किए हैं, सहाफत से हमारा गहरा ताल्लुक था। जब कोई सहाफ़ी अंदर हो जाता था तो हम भी इजाज़त ले के पुलिस से, जो मुतलका महकमे होते थे, उनसे इजाज़त तलब करते थे। इजाज़त ले के एक मखसूस जगह पर, अक्सर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज होता था। वहाँ पे होता क्या है, मुहर्रम हो, मीलाद हो, सियासी जलसा हो, गैदरिंग हो, आपको इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होती है। आपने इजाज़त ले ली, उन्होंने आपको टाइम दिया कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे ये करना है, मेक श्योर कि ये चीज़ें ना हो। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करते तो आपको सदियों लग जाती हैं दोबारा परमिशन लेने। बरतानवी जमहूरी माशरे के अंदर, चाहे आपका ताल्लुक सियासत से है, चाहे आपका ताल्लुक मजहब से है, तो इनकी गर्दन पे तो साने 9 मई है। अगर एक इस तरह की जमात जिसने हमारी सरकारी इमलाक, फौजी इमलाक, शोधा के मुजस्मों, GHQ के ऊपर हमला किया हो, उस पर एतमाद करते हुए कोई भी हुकूमत हो, PMLN नहीं, कोई भी हुकूमत हो, उसको बड़ा वक्त लगेगा। तो मैं बात काट रही, इतने सारे केसेस होने के बाद अब क्या आप लोग जलसे की इजाजत देंगे इनको? देखें, उसके बाद फिर एक जलसा इन्होंने किया संजानी के अंदर, उसमें जो जुबान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर साहब ने, हाँ जी, और जो धमकियां दी उन्होंने और अब तक दे रहे हैं, उसके बाद क्या कोई हुकूमत अपने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इनको इजाजत देगी? यानी आप लोग इजाजत नहीं दे रहे? यानी आप लोग इजाजत नहीं दे? अब भी जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई इरादा नहीं है हमारा, इजाजत देने का। इंटेंशंस क्लियर। हमने जाके अब वो कह रहे हैं, ये आपका अपना जाती हैसियत में बयान है, आपकी पार्टी ये चीज डिसाइड कर चुकी कैटेगोरिकली कि जलसे की इजाजत नहीं देनी? इस वक्त तो मैं जाती हैसियत में आपको ये कह रहा हूँ जी, क्योंकि मामलात चल रहे हैं, ये यकीन दहानियां करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खबर भी दे रहे हैं ना अंदर की। हाँ, अंदर अब ये जलसे की इजाजत आप लोग नहीं देने वाले। इन हालात के अंदर जो इन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर की है संजानी के अंदर, उसके बाद जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि NOC, सबसे बड़ी बात है जी खान साहब का ट्वीट, कश्तियां जला के वहां पे पहुंच जाओ, ये ऑन करें या ना करें उसको। खान साहब की लैंग्वेज हमेशा यही रही है। उन्होंने तो खुले, अब 9 मई के बारे में कहते हैं जी जुडिशियल कमीशन बना दो। क्या वो लोग आपके नहीं थे? क्या जो CCTV आज इनकी इंतजामिया से मुज़ाकरात भी तो होने हैं, उसमें भी चीजें शायद तय पा जाएं। होंगे, लेकिन ये जब अभी जलसा हुआ था तो तब भी तो शराइत भी तो थी ना बसरा साहब, उन शराइत पे फिर अमल दरामद नहीं हुआ था ना, रूट का बताया गया था, आप लोगों ने तय किया था कि ठीक है हम रूट को फॉलो करेंगे, फिर टाइमिंग का था, लेकिन आप लोगों ने टाइम को भी फॉलो नहीं किया। ये फिर शराइत भी अगर तय होती हैं, जब आप लोग बैठते हैं इकट्ठे, सारी बातें शराइत तय होंगी, एक शराइतनामा होगा, आप अग्री करेंगे, इंतजामिया अग्री करेगी, फिर कल को आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो फिर वही खिचड़ी बनेगी। डॉक्टर फिजा, आप इस्लामाबाद में है ना, हमें जो जी मैं इस्लामाबाद में हूँ। आप इस्लामाबाद में ना, तो NOC जो इन्होंने हमें दिया था वो जलसा ना करने के लिए दिया था। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि 4 से 7 पे आपने जो है ना, तो फिर भी आपने किया ना। एक मिनट है, मुझे नहीं बात समझ आ रही, उन्होंने ना करने के लिए तो आप जान के कर रहे थे कि उन्होंने नहीं करने दे रहे। अगर हुकूमत आपको ना करने दी तो बाहर नहीं निकल सकते सी। डॉक्टर फिजा, मेरी गल समझ नहीं आनी, क्योंकि मैं साहित्य है, मुझे मौका दे। आपको मैं कह रहा हूँ कि हमें पूरे मैंने क्यों कहा इस्लामाबाद में,
पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया, हर रास्ता बंद कर सर दिया गया। आपके जमाने में ऐसा नहीं होता था क्या? अच्छा मेरी गुजारिश मुझे करने देना। मोटरवे बंद कर दी गई, जीटी रोड बंद कर दी गई, और सबसे आखिरी रास्ता था मार्गला एवेन्यू का, वहां पे कंटेनर लगा दिए गए। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको अभी वीडियो सेंड कर देता हूं, जो हमारे इमरान खान के टाइगर्स ने अपने हाथों से वो कंटेनर उठा के परे फेंक दिए, क्रेनों की जरूरत ही नहीं रही। और दूसरी बात, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि हम इजाजत नहीं देंगे, तो सानू तो अड़को पहले ये तो इजाजत क्यों देनी? सानू हमें तो पता है आपका, आप मुझे बताइए। हम इनके डीसी के पास गए हैं, हम कमिश्नर नहीं, के तो जब पास आपको गए, उनका पता है उन्होंने इजाजत नहीं इन्होंने देनी, तो फिर क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? अच्छा अगर इजाजत ना दें तो आप यानी कि आप ये कह रही हैं कि नहीं, आपने ऑलरेडी पता है कि इन्होंने इजाजत नहीं ना देनी। सुने सुने सुने, इसका मतलब ये होगा कि पंजाब में मार्शल लॉ है, कर्फ्यू है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। मरियम सफदर जो सिर्फ अपनी टिकटॉक्स बना सकती हैं, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जलसा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक आ सकती है, जमात इस्लामी आ सकती है, उनके साथ आपने वैसे टिकटॉक की बात की कल फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान, उन्होंने कहा मैं अभी भी इमरान खान को ही प्रेजेंट करने बैठा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहीं पे बैठे हुए थे इस्लामाबाद स्टूडियो में। तो कल उन्होंने ये कहा कि जो अच्छे लोग थे या काम के लोग थे पीछे करके बाकायदा पीटीआई में जो टिकटॉकर्स थे और कुछ ऐसे वुकला भी सामने आ गए, सब वुकला को उन्होंने नहीं कहा कि जिन्होंने पार्टी में बाकायदा पार्टी को ऑक्यूपाई कर लिया टिकटॉकर्स के हवाले से, कि पीटीआई ने भी ऑक्यूपाई कर लिया। ये फवाद चौधरी साहब की राय है पीटीआई के बारे में। ये इस सवाल का तो मैं जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि हमें मौजू पे आना चाहिए। ये अगर अब सर आपकी बारी आई तो आपने क्या मौजू पे आ जाए ना। देखिए किसी को भी टिकटॉक कहना नहीं, मुझे पता है मरियम नवाज साहिबा, देखिए मैं ये नहीं कि वो खातून है, बतौर वजीर आला बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा इंथुजिज्म के साथ काम कर रही हैं। डॉक्टर मारिया अपना डॉक्टर फिजा, अगर मुझे जवाब नहीं देने जाएगी समझ नहीं आएगी। मैं फिर कहूं उन्हें किसी ने कहा मेरिया आउनियां जानियां वेख तो काम नूं छड्ड। वो भाई जाहिर है कि जो बंदे अवाम में काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, जिनकी बेचारों की पोजीशन ये है कि जिसके नाम पे वोट लेते हैं बाबूजी नवाज शरीफ, वो हार गए हैं, तो इनमें जीता कौन है? तो जाहिर है जिन्होंने मुसल्लत, सुन तो लेने शिकरात करने दें, जिन्होंने मुसल्लत किया है भाई, आग अगर हार जाए, हारने के बावजूद आपको वजारत उज़्मा मिल जाए, वजारत आला मिल जाए, तो भाई फिर औनियां जानियां तो होती हैं। काम सिफर जमा सिफर जमा सिफर जमा सिफर, पल्ले कख नहीं है। पंजाब में इस वक्त भूख है, महंगाई है, डाकू राज है, सिर्फ आनियां जानियां है, तो जलसा तो होगा। आगा साहब मेरे ख्याल से मेरे को सवाल पूछने की जरूरत नहीं है जी। मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़ी खास हिदायत है इनको लीडरशिप से। अच्छा, जो लोग खान साहब से मिलते हैं ना, कि आपने हर हाल में तनकीद करनी है मरियम नवाज को, उसकी वजह क्या? मैं 2 प्रोजेक्ट सिर्फ आपने तारीख में पहले नहीं देखे होंगे। देखें, मैं यूके में जब रहता था तो वहाँ पे भी अक्सर जिन बच्चों के दिल में सुराख होता था ना, उनके वालदैन को मैंने रोज़ मरते हुए देखा कि अब पता नहीं आज क्या होता है, कल क्या होता है। पहली दफ़ा पंजाब के अंदर मरियम साहिबा ने खुद जाके उन बच्चों के हाथ में सर्जरी कार्ड थमा दिए, उनके वालदैन को आसरा दिया कि अब आपको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, आपकी टाइम पे ये ऑपरेशन होगा और आपके बच्चे की जान बचेगी। सेकेंडली, 25 बिलियन की खतीर रकम वो खर्च करने जा रही हैं स्कॉलरशिप पे। जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी यूनिवर्सिटी चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनका सारा खर्चा पंजाब हुकूमत उठाएगी। ज़रा केपी से कोई मिसाल निकाल के दिखाएं, 11 सालों में, 11 साल से इनकी हुकूमत है। खान साहब इसी नारे के साथ ऊपर आए थे, एजुकेशन, यूथ, ये वो, इस तरह का कोई एक प्रोजेक्ट निकाल के। हाँ ये है अलकादर यूनिवर्सिटी, रिश्वत, हीरों का हार और एक बराइनाम एक चीज़, और फिर 190 मिलियन पाउंड जो है वो सामने। तो मरियम नवाज पे इनकी तनकीद बिल्कुल जायज़ बन रही है, क्योंकि उसने नाको चने चबवा दिए। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं उनकी बात पूरी कर लूँ। उन्होंने फिर ये कहा जी कि हम जलसा करेंगे, हम डंके की चोट पे करेंगे। भाई ये जमहूरी और आईनी हक है सियासी जमातों का, बलवाइयों का ये हक नहीं हो सकता। कोई भी मुअज़्ज़ब माशरा ये जिस इंटेंशन से बात कर रहे थे इनके जो वज़ीर आला केपी के हैं कि हम जाके हम देखेंगे, ओए मरियम मैं आ रहा हूँ और ये वो, इस तरह के लहजे के साथ इनको कोई बंदा वेलकम नहीं कर सकता। आपने भी नाको चने की बात की, तो उस दिन अजहर सदीक साहब का और आपका क्या मामला हुआ था? मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हो जरा मैं भी आपसे जरा पूछ लूं, 1-on-1 के हुआ क्या था? वहां तक कैसे पहुंचा? ना खुशगवार वाकया है फिजा। अभी ये बसरा साहब ने बातें की ना जी, इन्होंने, लेकिन वो मामला वहां तक कैसे पहुंचा था? इन्होंने तनकीद की, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ की, ठीक है ना जी, तनकीद आपका हक है। अजहर सदीक साहब ने ऐसा क्या कहा मामला वहां तक पहुंच गया? आप तज़हीक नहीं कर सकते किसी की तज़हीक। अब मैं यहाँ बैठा हूँ,
मैं एक नॉन इलेक्टेड हूँ, ठीक ठीक है है जी, सहाफत से मेरा ताल्लुक है और मैं पहली मिसाल नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ उन लोगों को सहाफी कहती है जो इनके तर्जुमान बने बैठे हैं, यूट्यूबर्स है, ये वो। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, ये मुझे ये लाजमी है, तमीज ना बांधूं, आपको समझ नहीं आएगी। जी, आप आते ही मुझ पे अटैक करते हैं जी कि आप तो गैर सियासी बंदे हैं, यू शट अप, और ये वो, इस तरह की बातें आपकी कौन बर्दाश्त करेगा? आधी जुबान, आधी गाली आपके अंदर थी, आधी बाहर थी। फिर आप लीडरशिप के बारे में, जिन लोगों ने हमें इज्जत दी है यार, जिन लोगों ने मुल्क के लिए भी किया है, एक तारीख है पूरी उनकी, नवाज शरीफ के मंसूबे निकालें तो खंडरात बचते हैं पीछे। आप उनके बारे में जब गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे, एक खातून वज़ीर आला के हवाले से गलीज जुबान इस्तेमाल करेंगे, फिर तो मेरे पास और कोई नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी मजम्मत खुद करता हूं। चलिए, आपने कितनी अच्छी बात की कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो हो गया मामला, उन्होंने गाली भी दी, मैं मंसूर, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी आपसे? देखिए, माफी का, या आपने फिर बाद में उनसे बोला कि यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था? मेरे पास वो आए जी, प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरे पास आके वो कहते हैं काज़मी साहब आप नए आए हैं तो यहाँ पे ये होता है, लहजे। अच्छा, प्रोग्राम के बाद बोला? प्रोग्राम के बाद लहजे, प्रोग्राम बड़ा नहीं ना, अक्सर बढ़ जाता है इस किस्म की सिचुएशन में। नहीं, वो मार कुटाई के बाद उन्होंने बोला, सॉरी मैं मार कुटाई के लफ्ज बोल रही हूं। 20 मिनट तक ये प्रोग्राम जारी रहा, उसके बाद भी ना मंसूर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बड़ी खुशउस्लूबी से चलाया। अब वो मुझे आके कहते हैं जी लहजे बुलंद होते हैं पाकिस्तान की टॉक शोज के अंदर, बदतमीजियां भी हो जाती हैं, तलखियां भी हो जाती हैं। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मेरी तरफ से कभी पहल नहीं होगी, मैं आपसे कोई बदतमीजी, कोई तज़ीक अमेज़ जुमला मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आपसे मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप भी नहीं करेंगे, आप आइंदा करेंगे तो आइंदा भी मेरा फिर यही हाल हो जाएगा। अच्छा, वो जो सब कुछ हुआ उसके बाद ये आप दोनों की गुफ्तगू हुई? उसके बाद मुझे आ रहे हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, और उसके बाद फिर वो जाके मुख्तलिफ जगह बैठ के कह रहे हैं जी कि मैं, मुझे बॉक्सिंग आती है, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं मुक्का मारता, मैं लात मारता, तो ये तो कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है ना। मैंने तो उसके बाद बात नहीं की थी जब, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, वीडियो उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, इनके 2 बंदे बैठे हुए थे वहां पे, मेरा अजहर सदीक साहब ने इल्जाम लगाया कि आपने रिकॉर्ड, मेरा एक बंदा वहां पे बैठा हुआ था जो मेरा पीएस है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपने रिकॉर्ड? कहता है सर मैंने खुद देखा है, जो 2 बंदे उनके साथ थे उनके हाथ में थे फोन। तो मेरे ख्याल में अगर उस दिन मेरी तरफ से वो पहल ना होती, ना खुशगवार वाकये की, तो उनका दिल था मुझ पे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने उनकी धुलाई की, मतलब आपने उनको मारा, जो कि गलत बात है, ठीक है, आपने याद कराएं बार बार। आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि उनके अपने बंदों ने वो उनकी वीडियो बना के वायरल कर दी। वीडियो मुझे जिस सोर्स से आई है, मार पड़ी थी तो उनके बंदों ने वीडियो बना दी, आप ये कह रहे हैं? मुझसे लोगों ने मांगी, तो उनको तो फिर अपने उन बंदों से पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने। फिजा वहां से बात निकली कि ये मिसहैप हुआ है प्रोग्राम के अंदर, लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी बिल्कुल हुआ है, फुटेजेस मंसूर ने कहा जी ये किस्सा हम नहीं चलाएंगे, तो मेरे पास वीडियो नहीं है। उसके 15 मिनट बाद मुझे वीडियो आती है जी कि ये तो आम हो गई है, ये तो हर तरफ है, तो सारा। फिर उसके बाद मैंने ट्वीट करके लोगों को बताया कि असल में वाकया हुआ क्या था। ठीक है, चलिए, मैंने मेरा भी पूछने का मकसद ये था कि क्लियर हो जाए कि हुआ क्या था। बसरा साहब, आपका लास्ट कमेंट। अच्छा, मुझे तो लगता था कि मुझे आपने सिर्फ सुनने के लिए बुलाया प्रोग्राम में। आप अच्छा, लास्ट कमेंट ये नहीं कर रहा, लेकिन आप टाइम देखिए, अच्छा, आप ज्यादा बोले। बसरा साहब पहले आप ज्यादा बोले, वो अब एंड में जरा मुझे गुजारिश करने, अभी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की आनिया जानिया, मरियम नवाज ने सर्जरी के लिए दे दिए 10 लाख रुपया पंजाब के और पाकिस्तान के हर खानदान को दिया था मेडिकल का, और इनको इतनी तकलीफ हुई इस प्रोजेक्ट से, सबसे पहले इन्होंने वो 10 लाख रुपया हर पंजाब के घर वाले का, शहरी का, गांव में रहने वाले का खत्म कर दिया, जो मेडिकल फ्री हमने किया था। दूसरी बात, इन्होंने अभी बीबी की और बड़ी तारीफें कर रहे थे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बीबी को कहें पहले इलेक्शन लड़ लें काउंसलर का या एमपीए का, जीत जाए तो फिर उनकी बात कीजिएगा। वो तो बेचारी हारी हुई है, मियां नवाज शरीफ हारा हुआ, सारा टोला हारा हुआ है, हर किसी को पता है, मुझे पता है, काज़मी साहब आपको भी पता है, किसको नहीं पता इस बात का। दूसरी बात, जलसे की बात, इनके पास ना चूरन एक ही रह गया है, 9 मई के पीछे छुपते हैं, 9 मई 9 मई 9 मई। और मेरे भाई 9 मई जो था, हम पहले भी कहते हैं 9 मई का जवाब कौम ने आपको 8 फरवरी को दे दिया। अब 9 मई का चूरन नहीं बिक सकता, लेकिन अगर बेचना भी है तो मेरे भाई आ जाएं, लाएं वो सीसीटीवी फुटेज। जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिसने जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, वो 9 मई के जिम्मेदार है। और अगर हम इंतशारी पार्टी हैं, हम 9 मई वाले हैं, तो काज़मी साहब अपने स्पीकर साहब ने तो एमएनए ने पूछो साढ़े पैरा क्यों पे ने, वो बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये गैर आईनी तरह बस मेरे पास आखिरी मिनट है, ठीक है बसरा साहब, चलिए दोबारा आपको दावत देती हूँ।
अगले हफ्ते आप दोनों को दोबारा दावत दे देती हूँ, अभी कह देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी टाइम की कमी है। ब्रेक के बाद दूसरे 2 मेहमानों ने भी ज्वाइन करना है, अमार मसूद साहब और फरा अजीम साहबा ने। जी आप सर, आप कुछ कहना चाह रहे? लास्ट 30 सेकंड। इलेक्शन पे इल्जामात लगते रहते हैं, हर पार्टी लगाती है। इन्होंने एक वतीरा बना लिया कि फॉर्म 47, दावत तो दी गई थी हुकूमत बनाने की, इनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं था। दूसरा मरियम नवाज, देखिए मैं नहीं बोला, बसरा साहब मुझे बोलने दीजिएगा, आपने बहुत टाइम की कमी है। अब ये है कि अब मरियम नवाज के हवाले से आप जरा सर्वे करा के देख लें, इनको क्या इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएं, निकलें, काम के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा पहली दफा, क्योंकि ये है पिंकी गोगी गैंग का मामला। पिंकी गोगी गैंग का मामला है कि किस तरीके से पोस्टिंग्स होती थी, किस कदर रिश्वत का बाजार। आप दोनों को मैं अगले हफ्ते दोबारा बुला लेती हूँ, ठीक है? आप दोनों को सर बाद ब्रेक के बाद दूसरे 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन करना है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपको तशरीफ लाने के लिए। बस साहब आपका भी ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। फरा अजीम शाह साहिबा, अमार मसूद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। जी तो नाजरीन, बात करूंगी मैं पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, हमारी पहचान बलूचिस्तान की, जो ना सिर्फ अपने रकबे और कुदरती वसाइल से माला माल है, बल्कि सोना उगलती ज़मीन जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की की उन राहों पर गामजन कर सकती है जिसका दुश्मन के वहमो गुमान में भी नहीं होगा ख्याल। और यही वजह है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है और मासूम बलोचों की जहन साजी करता है ताकि बलोच खित्ता तरक्की ना कर पाए। लेकिन इंशाअल्लाह दुश्मन अपने इन इरादों में बुरी तरह से नाकाम होगा, क्योंकि बलूचिस्तान कई दहाइयों से बैरूनी ताकतों की साजिशों का मस्कन बना हुआ है, जिसमें ना साजिश करने वालों को कुछ मिला और ना ही बलूचिस्तान का कुछ भला हुआ। बलोच नौजवानों के जहनों में एक सोची समझी साजिश के तहत, प्रोपेगेंडे के तहत नफरत तकसीम की गई कि जैसे उनका हक मारा जा रहा है और रियासत उनकी खुदा न खासा सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, मीर हज़ार खान ने 2 दहाइयों से ज़्यादा रियासत से जंग की, अफगानिस्तान में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेशुमार हमले किए, लेकिन जब 2 दहाइयों के बाद वतन वापस आए तो पता चला कि उनकी जिद्दोजहद बेसमर थी और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बलोचों को पहुंचा। और आखिरी उम्र में मीर हज़ार खान साहब ने मुफाहमत का रास्ता अपनाया, जिसका फ़ायदा यकीनी तौर पर मीर हज़ार खान को और उनके इलाके कोहलू को, बलोचों को और रियासत पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, मीर हज़ार खान को सारी उम्र मज़ाहमत ने यह सबक दिया कि कोई भी शरपसंद गिरोह, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, रियासत से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अच्छा, मीर हज़ार खान की ज़िंदगी का दर्स यही है कि इस मुल्क में रहना है तो इसके आइन को तस्लीम पड़ेगा, इसकी मट्टी से मोहब्बत करना पड़ेगी और इसके शहीदों का एहतराम करना पड़ेगा, यकीनन करना पड़ेगा। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमार मसूद साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। फरा अजीम शाह साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से अमार साहब से शुरू कर लेते हैं। अमार साहब, आज ये जो बुक लॉन्च हुई है आपकी किताब, इसके हवाले से ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस किताब का नाम है मीर हज़ार खान, मज़ाहमत से मफ़ाहमत तक। और ये पाकिस्तान की ऐसी नादिर किताब है, ऐसी किताब कोई और नहीं है, इसलिए कि इसका जो पेश लफ्ज़ है वो सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने लिखा और इसका दीबाचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिखा। और आज जब इसकी किताब की लॉन्च हो रही थी तो गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, एहसन इकबाल साहब और बलूचिस्तान के तमाम सीनियर अमायदीन, वो सेनेटर्स हों, MPAs हों, MNAs हों, वो इस किताब की रूनुमाई में आए हुए थे, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से कितने कंसर्न लोग हैं। इस किताब की कहानी मुख्तसर तौर पे आपको सुना दूँ। आज से 2.5 साल पहले मेरे से किसी ने रब्ता कायम किया और बताया कि मेरा नाम बेवरुख मरी है और मैं जो हूँ इधर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। मेरे दादा बलूचिस्तान के बड़े अहम फ़र्द थे, तारीख़ में उन्हें मकाम नहीं मिला, तो अगर आप उन पे कॉलम लिखें। मैं उन साहब से मिला, उन्होंने आगे एक और साहब से मुझे तारुफ़ कराया कि अगर आप मेरे दादा को सही जानना चाहते हैं तो खालिद फरीद साहब से बात करें। हम 3 लोग बैठे, खालिद फरीद साहब ने इस किताब की रिसर्च की है, मैंने इसको लिखा है, बेवरुख मरी इसके रावी हैं। हम 3 लोगों ने सैकड़ों घंटे लगाए हैं, उसके बाद इस मुसव्वदे को फ़ाइनल किया है। इस मुसव्वदे में मीर हज़ार, कहानी तो मीर हज़ार खान की है,
लेकिन किस्सा बलूचिस्तान की सियासत के तगय्युर और तबद्दुल का है। वो बलूचिस्तान के समाज के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं उस हवाले से बात की गई है। उसमें कुछ नताइज हमने निकाले कि आप रियासत के से अपने मुतालबात मनवाने के लिए सवाल कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, ये आपका हक है, ये जमहूरी हक है, आपको ज़रूर ये करना चाहिए। लेकिन आप रियासत के खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकते, आप हथियार नहीं उठा दुनिया में अगर आप रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे रियासत की तरफ से रिएक्शन आएगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस किताब के तवस्सुत से कि ये बलोच नौजवानों तक पहुँचे, वो अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल उस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे के असर में ना गुजारें जो मीर हज़ार खान ने गुजारे, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि असल चीज़ मकालमा और डायलॉग है, बंदूक से मसले हल नहीं होंगे। यही बलोच नौजवान को आज समझना है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की सर, बहुत बड़ी ये काविश है। फरा, आप तो वहाँ के सारे मसाइल को भी समझती हैं क्योंकि आप रहती हैं बलूचिस्तान। तकरीब में मौजूद थी। बिल्कुल थी, बल्कि मैं भी इनवाइटेड थी। आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ सकी, कोई मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे चूंकि प्रोग्राम भी करना था तो मैं अपना फ़र्ज़ अब निभा रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं इस चीज़ को। फरा, मुझे बताइएगा कि आप तो वहाँ रहती हैं, वहाँ के तमाम मसाइल को अच्छे तरीके से जानती हैं। रियासत ने बलूचिस्तान को मिसहैंडल किया, इस तरह का तासुर दिया जाता है कुछ लोगों की जानिब से। फिर कुछ लोग जो यहाँ पे धरना भी दिए बैठे रहे, मैंने भी इंटरव्यू किए थे वहाँ जाके, और उस पर जिस तरह का रिएक्शन आया वो भी मैंने देखा। मतलब मेरे सवालों को कितना नेगेटिव लिया गया वो भी मैंने देखा। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत वहाँ के जो नौजवान नस्ल है उनकी जहन साजी की जाती है, उनके अंदर एहसास महरूमी को भरा जाता है। और इंडिया किस तरह के नारे लगाता रहा बलूचिस्तान को लेकर, नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के जो बयान थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं। आज वाली जो किताब जो है इसकी तकरीबन रूनमाई जब जारी बातें मीडिया ने कवर की तो इंडिया पे तो बिजली बन के गिरी होगी। अब कह रहे फिल्म बनेगी तो बीजेपी की तो मौत है, वो देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आपके टाइम का एक मिनट, जी 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 जी, ये फिल्म वाली बात है ना, वो इसलिए ज़रूरी है। आप इंडिया की कोई फिल्म देखें उसमें जो विलन है ना वो मुसलमान होता है, उसका एटायर मुसलमान होता है। बलूचिस्तान के हवाले से वो दर्जनों फिल्में बना चुके हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज है ना, राइट नहीं फर्ज है। हाँ, तो उनकी तो मौत के बराबर हो गए बीजेपी के कि ये क्या, ये किताब भी उनके ऊपर बिजली बन के गिरी होगी। जी जी, हमारा ये फर्ज है कि हम हकाइक को सामने लेके आए। ठीक है, वो तो भारत की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा आप हमेशा देखते हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए। अब यहाँ देखें, जब हम बात कर रहे हैं हकाइक की, सरफराज बंगुलज़ई BNM का एक कमांडर था जिसने अपने 70 साथियों के साथ हथियार डाला था। ठीक है, इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों गुलजार इमाम शंबे, अगर आपने उनके बयानात देखे हों तो उन्होंने बड़े क्लियरली ये बात की थी कि शेल्टर के तौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन और फिर उसके साथ साथ भारत जो रॉ के बहुत सारे फंडिंग उनको मुहैया की जाती थी कि वो इस तरह की जो एक बंगल से सबका मैंने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी बताया था कि बिल्कुल ये सारे ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि बलूचिस्तान का असल मसला है क्या। और मैंने हमेशा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ऑफकोर्स, क्योंकि ख़ुद भी बलूचिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, कलात से मेरा ताल्लुक़ है, और हम बहुत ही इसके जो रूट कॉजेज़ हैं इस इशू के उस पर काम कर चुके हैं। सबसे पहले तो इस किताब का जिक्र आपने किया और इस किताब का आपने ये भी देख लिया कि इस पे मज़ाहमत से मफाहमत तक, तो मज़ाहमत के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए और नफ़रत के ज़रिए आप किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। तो जो इतना अरसा आपने मज़ाहमत करनी है, बंदूक उठानी है, ये लड़ना है और नुकसान करना है, दोनों तरफ का नुकसान ही होगा। अब आप ये देखें कि बलूचिस्तान की लड़ाई में नुकसान किसका है? बलूचिस्तान की सरजमीन का, बलूचिस्तान की मासूम अवाम का। तो हमने ये सारे इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अच्छा अब हम हुकूमत में हैं तो मैं इसलिए आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, अपने बलूचिस्तान की अवाम को भी और पाकिस्तान की अवाम को भी ये बताना चाहूँगी कि देखें अभी हमारे वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बहुत ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मसला यही है ना कि हमारी यूथ को गुमराह किया जा रहा है, तो उन्हीं में हमने अवेयरनेस भी लेके आनी है, उन्हें हमें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि बीट के थ्रू 30,000 हमारे नौजवान हम भेज रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज करने के लिए। हमने अपने
नौजवान को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ज़रूर लेके आना है और उनके हाथों से बंदूक लेके उनके हाथों में कलम पकड़ाना है और फिर उनके हाथों में ऑफकोर्स कि हमने टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। बाकी दुनिया देखें कहाँ पहुँच रही है और हम कहाँ पर हैं। हमारी इसी आपस की लड़ाई, हमारी यही आपस की नाचाकी, और दुश्मनों को हम चांस देते हैं कि वो अंदर आएं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर उठाते हैं। हमने उनको मौका नहीं दिया। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, वो इन मसाइल पर, जो यहाँ के जितने भी मसाइल हैं बलूचिस्तान के, आपको लगता है सरदारी जो निज़ाम है वो भी असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल असरअंदाज होता है। और लेकिन अगर आप इस बात को इस तरह कहना चाह रही हैं कि वाहिद मसाइल की जड़ सरदारी निज़ाम है, वन ऑफ द फैक्टर, ये बिल्कुल ज़रूर है। इसलिए कि वो जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आम बलोच के पास उतना ना इल्म है ना शऊर है, तो बाज़ औक़ात उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, हमें ये भी किसी स्टेज पे तस्लीम करना चाहिए कि रियासत से भी गलतियाँ हुई, रियासत से उन गलतियों का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मैं इस किताब के अंदर दर्ज है और कि अकबर बुगटी का कत्ल गलत बात थी, उसका नुकसान हुआ है, उसका बलूचिस्तान को नुकसान हुआ है, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और इस तरह अब क्या करना है? देखिए चले, अब अगर हम किसी स्टेज पे पहुंच जाएं और ये कहें कि जो माजी था वो ख़त्म हो गया, अब एक नया चैप्टर ओपन करना है, तो अब क्या करना है? क्योंकि वे फॉरवर्ड अब देखना, हाँ, क्योंकि वो माजी आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। अब क्या करना है? क्या बलोच नौजवान जो बेरोज़गारी से पिस रहा है और बहुत से प्रोपेगेंडे का शिकार है, क्या हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो बढ़े रियासत की तरफ और सुलह का परचम लहराए? मेरे ख्याल में ये दूसरे तरीके से होना चाहिए। रियासत को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए और रियासत को उन लोगों की मदद को पहुंचना चाहिए। उनको देखिए, बेरोज़गारी और गुर्बत ये ऐसे इंसानी समाज को चाट के रख देती हैं, तो इनसे निकलने के लिए कोई वे फॉरवर्ड रियासत में सर, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो तंजीमें होती हैं, ये जो हालिया भी दहशतगर्दी की लहर हमने देखी, तो किसी के कानों से जून तक नहीं रेंगी, कोई बयानात तक नहीं आते, कोई मजम्मत तक नहीं की जाती। किस इशू पे? ये जिस दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है, तो इंसानी हकूक की, ये देखें लोगों को गाड़ियों से उतार कर मजदूरों के साथ या आईडी कार्ड देख देख के जो किया जा रहा है, गोलियां मार दी जाती हैं बेचारे गरीब लोगों को। उस पर इंसानी हकूक की जो अलमबरदार चैंपियन तंजीमें कोई एक बयान तक जारी नहीं कर रही, बल्कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया। मैं बल्कि और यहाँ हमारे साथ मेरा सवाल समझिए, एक बात मैं करना जरूर चाहूँगी। रियासत की आपने जहाँ बात की नाकामी की, मैं यहाँ रियासत को नाकाम कभी भी नहीं कहूँगी, बल्कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है या हमारी रियासत में तो देखिए हमारे बहुत सारे अदारे आ जाते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के इशू पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ हुकूमतें, उनकी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मिस मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ रियासत की कोई नाकामी हम नहीं कह सकते इसको। दिफाई निज़ाम आप देख लें कि हमारा बहुत मजबूत है। अगर बलूचिस्तान की मैं बात करती हूँ तो आपकी जितनी भी कंट्रीज़ जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, उनकी एजेंसीज़ मौजूद हैं और वहाँ पर इसी किस्म की जो शरपसंद अनासिर हैं, जो बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। आप देखें कि पॉपुलेशन वाइज ऑफ कोर्स हमारी एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। हमारा जो वैसे रकबे के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, और अगर आप वसाइल देखें तो भरपूर है। माली वसाइल हर तरीके से, अभी आप सोना उगलती ज़मीन है, चांदी उगलते पहाड़ हैं, किस कदर वसाइल हैं। इसी वजह से अगर हम जियोग्राफिकली अपने सूबे को देखें तो हमारे 3 बॉर्डर्स वहाँ पर टच करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमेशा से ये वहाँ पर जो लोग आके जिन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने हमेशा कहा कि अफगानिस्तान पनागाह है, कि जो भी शरपसंद अनासिर हैं वो उनको वहाँ पर पनाहें मिलती हैं। अभी ये पिछले दिनों यहाँ मैं ज़रूर कोट करूँगी इस बात को कि वहाँ के काउंसिल जनरल पाकिस्तानी तराने पर खड़े नहीं हुए। अब आप ये देखेंगे जितनी भी मजम्मत की जाए इस बात की मैं समझती हूँ कम है। अगर अफगानिस्तान की एग्जिस्टेंस आप 1977 से देखें तो पाकिस्तान की वजह से मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का नाम है, और अगर पाकिस्तान उसे तस्लीम या कई मौक़ों पर उसका साथ ना दिया जाता तो अब छोटी छोटी रियासतों में अफगानिस्तान तकसीम हुआ होता।
और फिर आप ये देखें कि इसराइल ने जिस तरीके से वो पेजर और वॉकी टॉकी के ज़रिए जो हमले किए मासूम अवाम पर, तो हमारा दिफाई निज़ाम, हमारी रियासत मजबूत है। हमारी हुकूमत की जानिब से अगर चंद कमजोरियां हैं उस पर हमें काम करने की अफगानिस्तान के बारे से मार साहब बरसों उन्हें पालना, उनके बच्चे यहाँ जवान हुए, कारोबार के मौके उनको यहाँ पे मिले, और जैसे कि आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से बयान दिया था कि जब एहसान किसी पे किया जाता है तो एहसान का बदला तो अच्छाई से दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखें, बात ये है, हमने बड़ी मेहमान नवाजी की है, हमने बड़ी मेहमान नवाजी की है, और उन्होंने और बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में क्राइम रेट ज्यादातर अफगानियों की वजह से। जी 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 उन्होंने एहसान फरामोशी की है, ये खुले लफ्जों में बात करने की। दूसरा ये है कि 2-3 तरह के लोग होते हैं एक समाज में, जो खास तौर पे बलोच समाज के हवाले से बात करें। एक वहाँ का नौजवान है जो कंफ्यूज है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा इतना सख्त है कि उसे कुछ समझ नहीं आती, हकीकत उस तक नहीं पहुंचती। हकीकत उस तक पहुंचाने का एक तरीका ये किताब इख्तियार किया गया। एक वो लोग हैं जो रियासत से शायद नाराज हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाते हैं, बंदूक नहीं उठाते। उन लोगों को कौमी धारे में लाना चाहिए, उनसे बात करनी। और एक वो लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठा ली, किसी दुश्मन मुल्क के इशारे पे उठाई है या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उठाई, उन लोगों का कोई हल नहीं है। उन लोगों को रियासत फिर ताकत से ही निपटेगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, सारी दुनिया में ये होता है। अफगानिस्तान के हवाले से जो अभी आपने बात की कि अगर कोई हमारे तराने पे खड़ा नहीं होता, हमारी रस्म व रवाज को, हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को कोई शख्स तस्लीम नहीं करता, हमारे लिए वो शख्स दुश्मन के बराबर है। हम उसको दोस्त नहीं समझते, हम उसको एहसानमंद नहीं समझते, हम उसको एहसान फरामोश हरामखोर समझेंगे अगर वो इस तरह की हरकत करेगा। पाकिस्तान में रहना है तो फिर पाकिस्तान के उसूल व कवायद, रसूम व रवाज तस्लीम करें। नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से चले जाएं, यहाँ मत रहें। ठीक है, मैम आपका लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, और फिर जब बलूचिस्तान इश्यूज पे हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कुछ हुकूमतों की कुछ हो सकता है कि कुछ कमजोरियां जहाँ पर हों, लेकिन अब ये है कि हमारी हुकूमत बिल्कुल अपनी यूथ को एंगेज कर रही है। हम खेलों के मैदान जो हैं उन्हें आबाद करेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज होंगी। एग्जैक्टली, आईटी के थ्रू बहुत से ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं जो नौजवानों के लिए हमने रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे। और मैं समझती हूँ बलूचिस्तान का मसला ज़्यादातर, अगर आप 90% देखें तो माशी मसला है, हमें उसे हल करना है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर आपका लास्ट कमेंट। मेरे ख्याल में हमने बहुत बुरी कहानियाँ सुनी हैं बलूचिस्तान के हवाले से। ये 23 लोगों को बसों से निकाल कर मार दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हो गए, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा, फलां जगह, यहाँ भी ये भी कहना चाहिए, फलां जगह ऑपरेशन हो गया। तो कुछ अच्छी खबरें भी सुनना हमारा हक बनता है। इस किताब के तवस्सुत से लोगों को ये पता चलेगा कि अगर आप रियासत से, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबक दें तो पाकिस्तान आपसे दुगनी मोहब्बत करेगा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, मार साहब आपका भी, फ़ारा साहिबा आपका भी तशरीफ़ लाने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।